तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स और बीकॉम तीनों क्लासेस के लिए होने वाली है पर्यावरण विज्ञान लेसन नंबर 5 प्राकृतिक संसाधन, जिसमें हमारा भूमि संसाधन पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ध्यान से बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जितनी भी आने वाली न्यू वीडियोज़ है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। एंड कॉपी पेन लेके बैठे रहे एंड जो आपको अच्छा लगता है उसे नोट जरूर करें, क्योंकि ये फुल नोट्स होने वाले हैं पूरे चैप्टर के। तो ज़्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो की पार्ट 1 देखी है तो उसमें आप लोगों को पता होगा कि हमने जो है इससे पहले के वनों की कटाई से पहले के जितने भी टॉपिक थे सारे टॉपिक जो हमने क्लियर कर लिए। इसमें हमने काफी सारे टॉपिक जो है क्लियर किए थे, जैसे मरुस्थलीकरण, मृदा अपरदन और भी कई सारे जो है हमने टॉपिक क्लियर किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वनों की कटाई। क्या होने वाला है? वनों की कटाई से हमें क्या नुकसान हो रहा है, किस वजह से कटाई हो रही है, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वनों की कटाई वन क्षेत्र को साफ करना या स्थायी रूप से हटाना है। वनों की कटाई क्या है? वनों को साफ करना, काटना या फिर उसको स्थायी यानी स्थायी रूप से हटा देना है, ताकि यह अन्य उपयोग के उपलब्ध में हो सके। यानी कि वन को काट के किस लिए हटा रहे? कृषि के लिए हटाएंगे, उद्योग के लिए हटाएंगे, घर मकान के लिए हटाएंगे, तो किसी दूसरे उपयोग के लिए तो हटाएंगे। अब फालतू में तो जाके जंगल साफ करेंगे नहीं हम लोग, है ना। वनों के बेमतलब में तो हटाएंगे नहीं। जरूरत के अनुसार हम क्या करते हैं? वनों को हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक है। वनों की कटाई भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और मरुस्थलीकरण का मूल कारण है। यानी कि वनों की अत्यधिक मात्रा में जो कटाई हो रही है, विश्व जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके रहने के लिए घर चाहिए और नए नए उद्योग। जब घर चाहिए तो उनको जो लोग हैं, जनसंख्या बढ़ी, उनको खाने के लिए कुछ चाहिए, तो खाने के लिए उद्योग लगाना पड़ेगा। उद्योग वगैरह होंगे तभी तो आदमी पैसा कमाएगा, पैसा कमाएगा तो अनाज खरीदेगा, और जब खेती नहीं करेगा आदमी तो अनाज कहाँ से आएगा, है ना। तो भूमि पर से जो हम वन को हटा रहे हैं उससे क्या क्या हो रहा है? मिट्टी का, एक तो मिट्टी का सबसे पहले हर्ष हो रहा है, मिट्टी कम हो रही है, बाढ़, मिट्टी का कटाव हो रहा है, ठीक है। मरुस्थलीकरण की सूखा पड़ रहा है। इसका मूल कारण क्या है? वनों की कटाई है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ और कृषि संगठन के अनुसार, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार वनों की कटाई के वार्षिक दर लगभग, यानी कि जो हमारे संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के मत पे अनुसार बात की जाए तो वार्षिक यानी वर्ष में कितना, लगभग कितना कटाई हो रही है? 1.3 बिलियन। कितनी हो रही है? 1.3 लगभग बिलियन वर्ग किलोमीटर प्रति दशक होने का अनुमान है। कितना हो जा रहा है? 1.3 बिलियन वर्ग किलोमीटर प्रति दशक होने का अनुमान है, ठीक है। यानी 10 साल में, दशक कितने से होता है? दशक होता है हमारा 80 से लेकर के, जैसे 80 से लेकर के 89 तक ये हमारा दशक होता है, ठीक है। तो दशक इसी तरीके से होता है। दशक में काफी कंफ्यूजन होता है। तो दशक में क्या है? 1.3 बिलियन वर्ग किलोमीटर प्रति दशक होने का अनुमान है। क्या? वनों की कटाई, ठीक है। ये समझ में आया? वनों की कटाई आप लोग क्लियर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वनोन्मूलन के कारण, ठीक है। वनों को काट किस ले रहे हैं, उसका कारण क्या है, ठीक है। बढ़ती मानव आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों के लिए महत्वपूर्ण खतरा कृषि और वृक्ष रोपण क्षेत्रों में उनका रूपांतरण है। क्या है? जो बढ़ती मानव आबादी, मानव की जो जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खतरा है। उनकी जरूरतों को पूरा कौन करेगा? उद्योग करेंगे, खाद करेंगे, रहने के लिए, उनको रहने के लिए भी जरूरत है, तो रहने के लिए घर, तो उससे क्या होगा? वन का खतरा जो है बना रहता है, ठीक है। मानवों की जरूरतों की जो जरूरत हो रही है उसके अनुसार ही आपको करना है। वृक्ष रोपण कृषि में, जो वृक्ष रोपण है, वृक्ष आरोपण, यानी कि वृक्ष, देखो यहाँ पे वृक्षारोपण क्षेत्रों में उनका रूपांतरण, यानी जो वृक्ष लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो छा के बाद वृक्ष में क्या होता है? आगे डंडा नहीं आती, लेकिन यहाँ आ की मात्रा है, तो वृक्षारोपण यानी होता है कि वृक्षहीन कर देना, ठीक है। वृक्षहीन क्षेत्रों में रूपांतरित होता जा रहा है या रूपांतरित हो रहा है, यानी बदल रहा है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 80% वनों की कटाई का प्रत्यक्ष कारण कृषि है। देखो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 80% जो है वनों की जो कटाई का जो कारण है वो क्या है?
कृषि है। ठीक है, 1950 के दशक के बाद से कृषि पर्यटन में भी काफी बदलाव आया है। कृषि पर्यटन में भी काफी बदलाव आया है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई तकनीक, मशीनरी और रसायनों को शामिल करते हुए अधिक गहन कृषि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 1950 के बाद जब हमारा पंचवर्षीय योजना वगैरह आई उनमें, ठीक है, मुख्य रूप से मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए वन भूमि को साफ किया जाता है। ठीक है, जो मुख्य मुख्य कारण क्या है? मनुष्य की जरूरतें हैं, मानव की जरूरतें हैं। तो जरूरतों के पूरा करने के लिए किसको साफ कर रहे हैं? वनों को साफ कर रहे हैं। वनों की कटाई की दर में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है, वृद्धि हुई है। ठीक है, वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण स्थल्य और जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी प्रभावित हुए हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से स्थल्य पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है, ये समझ में आया। देखो स्थल्य कैसे प्रभावित हुए? स्थल इस वजह से प्रभावित हुए, वहां पे वन कटते जा रहे हैं, वन पे क्या हो रहा है? शुष्क, वो अर्ध शुष्क हो जा रहे हैं, यानी कि मरुस्थलीकरण हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है। और जलीय क्या है? जलीय देखो हमें बारिश किसकी वजह से होती है? बारिश होने का मुख्य कारण क्या है? पेड़ों से होती है। पेड़ क्या करते हैं? जमीन से पानी सोखते हैं और वो आकाश में वाष्पित हो जाता है सूर्य की किरणों की वजह से, और फिर वर्षा होती है। तो जल को भी काफी ज्यादा इससे नुकसान हुआ है। जल जो है गंदा होते जा रहा है। बारिश के पानी से क्या होता है? रिसाइकल होता रहता है। तो क्या है कि वो एक चक्र चलता रहता है जिस वजह से पानी गंदा नहीं होता है। तो इससे जल भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हुआ है और स्थल भी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। शहरीकरण वनों की कटाई का एक प्रमुख कारण है। शहरीकरण यानी जो शहरीकरण हो रहा है उसका प्रमुख कारण है वनों की कटाई का। जो बढ़ती जनसंख्या पूंजीवाद और वैश्वीकरण का परिणाम है। जो बढ़ती जनसंख्या है पूंजीवाद और वैश्वीकरण का निर्माण है। आवश्यक अवश्य क्षेत्र आवासीय क्षेत्र, उद्योग, वाणिज्य केंद्र और सड़क, रेलवे आदि जैसी विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए वनों को साफ किया जा रहा है। आवासीय केंद्र, ठीक है, जो आवासीय क्षेत्र यानी घर वगैरह बना रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, वाणिज्यिक कर रहे हैं, वाणिज्यिक केंद्र बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हम वन को ही तो साफ करके बना रहे हैं, है ना। खनन धातु संसाधनों की बढ़ती मांग के साथ खनन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि बन गई है। बड़े पैमाने पर खनन कार्य, विशेष रूप से खुले गड्ढे वाले खनन तकनीक का उपयोग करने वालों के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण वनों की कटाई होती है। जो खनन वगैरह करते हैं उसमें भी क्या है? वनों की कटाई होती है। और इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो खनन भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो उसमें ये खुले गड्ढे वाले खनन होते हैं, यानी गड्ढा खोद करके जाते हैं। तो उसमें भी वनों की बहुत ज़्यादा कटाई करते हैं और फिर गड्ढा खोद के जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। देखो वनोन्मूलन के कारण समझ में आ गया, वनों की कटाई भी आपको समझ में आ गया, और इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में पूरा क्लियर कर लिया था, वो भी समझ में आ गया। अब देखते हैं खनन और बांध निर्माण के प्रभाव, यानी कि खनन जो हम कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो बांध का निर्माण, बांध बना रहे हैं हम नदियों का पानी रोकने के लिए, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी विस्तार से देख लेते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद से खदानों और बंद आर्थिक विकास के लिए आवश्यक चालक बन गया है। औद्योगिक क्रांति के बाद, जब औद्योगिक क्रांति थी उसके बाद में जो खदान थे वो एक मंद या फिर कह सकते हो बंद आर्थिक विकास बन चुका था। ठीक है, और जब हमारा खनन वगैरह होना शुरू हुआ तब क्या है? वो आवश्यक चालक बन गया। क्या खदान क्या हमारी आवश्यक एक चालक बन गई। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेष रूप से विकासशील देशों में खनन कार्य और बांध निर्माण में भारी वृद्धि देखी गई। कौन सी सदी में? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी बीच में। ठीक है, विकासशील देशों में खनन कार्य और बांध निर्माण में भारी वृद्धि देखने को मिली। बड़े पैमाने पर औद्योगिक खनन क्या है? बड़े पैमाने पर औद्योगिक खनन और पनबिजली परियोजना पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर देती है। बड़े पैमाने पर जो औद्योगिक खनन हो रहे हैं, खनन वगैरह कर रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो नष्ट हो रहा है। ठीक है, पन बिजली, उससे जल का भी नुकसान हो रहा है। जल का कैसे? पानी से ही तो बिजली बनाते हैं। पन बिजली का मतलब समझ में आ रहा है? टरबाइन वगैरह जो हमारे नदियों में रहता है, जल के बहाव से बिजली बनती है, टरबाइन के ऊपर गिरती है और वहां से फिर मोटर घूमती है। तो टरबाइन के ऊपर देखो टरबाइन लगी रहती है, टरबाइन में मोटर लगी रहती है। जब टरबाइन के पंखों के ऊपर जब पानी का प्रेशर पड़ता है तो वो घूमता है, और मोटर जब घूमता है तो क्या करता है? वो बिजली बनाता है। तो पन बिजली भी क्या कर रहा है?
उसको प्रभावित कर रहा है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र को। प्रदूषण का कारण बनती है, क्या बनती है? प्रदूषण का कारण बनती है और कमजोर मानव समुदाय को प्रभावित कर, जिसका लोग जैसे हृदय है, कैंसर है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, अस्थमा जैसी बीमारियां होती है, उन मानव समुदाय को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया? खनन और वनों की कटाई के प्रमुख प्रभाव क्या? खनन और वनों की कटाई के प्रभाव है, जो खनन हो रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ा है और वनों की जो कटाई है उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो देख लेते हैं। खनन और बांध निर्माण दोनों से बड़े पैमाने पर वनों और वनस्पतियों का नुकसान होता है। खनन से और बांध निर्माण से, देखो एक जैसे ये नदी बह रही है, ठीक है, ये एक मान लो एक नदी बह रही है, एक ऐसे ऐसे नदी बह रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इधर भाई गांव बस रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नदी बनाने, जहां तक नदी बह रही है वहां तक क्या करना पड़ेगा, हमें मिट्टी का बहुत मोटा सा, तकरीबन बहुत चौड़ा सा देना पड़ेगा बांध। तो उस बांध के बीच में जितने भी उपजाऊ जमीन आई वो भी दब गई, जो पेड़ आए वो भी दब गए। तो इससे क्या हुआ, वनस्पति का भी तो निर्माण हुआ, बांधों की वजह से क्या हुआ, वनस्पति का भी नुकसान हुआ और वनों का भी नुकसान हुआ। और खनन का भी यही कारण है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद जबकि औद्योगिक खनन, विशेष रूप से खुले गड्ढे खनन, जंगल के बड़े क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता होती है। जबकि जो औद्योगिक खनन है, विशेष रूप से जो खुले गड्ढे वाला जो खनन होता है, उसको क्या कहते हैं, जंगल के बड़े क्षेत्र को, बहुत बड़े क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता होती है उस गड्ढे, उस खनन को करने के लिए, गड्ढे वाले खनन को करने के लिए। बड़े बांध निर्माण से वनों और वनस्पतियों के विशाल इलाके जलमग्न हो जाते हैं। जो बड़े बांध बनते हैं उनकी वजह से क्या होता है, बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाता है, बेकार हो जाता है, जल में चला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण। तो प्रदूषण देख लेते हैं। खनन कार्यों के परिणाम स्वरूप वायु, जल और मृदा प्रदूषण होता है। खनन कार्यों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, वायु, जल, मृदा प्रदूषण होता है, जो खानों के आसपास रहने वाले लोगों को प्रभावित, जो उस खान के यानी जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह है उसके आसपास रहने वाले लोग जो हैं उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कौन? खनन से जो जहरीली गैसें वगैरह निकलती है वो। जहां वायु प्रदूषण भारी मशीनरी और उपकरणों से निकलने वाली हानिकारक जैसे गैसें और खानों के अंदर से जहरीली गैसें के निकलने का कारण है। क्या है? जहां पर वायु प्रदूषण होता है, भारी मशीनरी, देखो मशीनों से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, वो कहाँ जा रहा है, वायु में जा रहा है। मशीन क्या है, जब चलेंगे तो क्या करेंगे, आवाज करेंगी, आवाज यानी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पे हम खनन कर रहे हैं वहां पे क्या होगा, जहरीली गैसें निकलेंगी जमीन के नीचे से। क्या होता है, जमीन जो हमारी बहुत ज्यादा गर्म होती है, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे गर्म होती जाती है, तो वहां से क्या जहरीली गैसें वगैरह निकलती रहती है। ठीक है, तो उन सभी की वजह से क्या है, हमारा जो पर्यावरण है या पारिस्थितिक तंत्र वो प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है, जल प्रदूषण खदान के अवशेष, चट्टान और अवशेष के सतह और भूमिगत जल के साथ, यानी कि जो हमारा जल संसाधन है, सॉरी जल प्रदूषण जो होता है वो किसकी वजह से होता है, जो खदान से जो अवशेष, जो पत्थर निकले हैं, ठीक है, पत्थर निकले जो भी अवशेष सतह का भूमि जल के साथ क्या होता है, मिल जाते हैं, जो भूमि पे जो जल है उसके साथ मिल जाते हैं, जिस वजह से क्या हुआ, वो जल भी प्रदूषित हो गया। मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुआं खोदा, ठीक है, इसके अंदर से सारी मिट्टी मैंने कहाँ रख दी, इधर फैला दी, इधर फैला दी। बारिश आई, बारिश से क्या हुआ, मिट्टी यहाँ पे बैठी तो थी नहीं, बारिश पड़ी, ये मिट्टी बहा के कहाँ ले गई, कहीं और ले गई, किसी नदी में ले गई या फिर किसी खेत में ले गई। और वो मिट्टी क्या थी, नीचे की थी, जहरीली मिट्टी। देखो नीचे का जब आप साफ करते देखना, कहीं कहीं पहले मिट्टी एकदम काली काली निकलती है, तो गंदी मिट्टी रहती है, जहरीली मिट्टी होती है जो कि सड़ चुकी होती है। तो उससे क्या होता है, हमारा ही नुकसान होता है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र का नुकसान होता है। ठीक है, बांधों के निर्माण के आबादी के दौरान, देखो जब बांधों का निर्माण होता है उसके दौरान जब भारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है तो वायु प्रदूषण भी होता है। वायु में उसकी हवा जाती है, धुआं निकलता है मशीनों से, तो उसका वायु प्रदूषण होता है। बांध भी मीथेन गैस, जो बांध है वो मीथेन गैस उत्सर्जित करती है। ठीक है, जो जलाशय के अंदर मृत और सड़ने वाली वनस्पति से निकलती है। जो बांध है, बांधों को देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, ठीक है, मैंने क्या किया, बांध बना दिया, तो पेड़ तो मैंने हटाए नहीं वहां से, मैंने उसके ऊपर मतलब पेड़ काट काट के गिरा दिए, पेड़ काट काट के गिरा दिए और उसके ऊपर बांध बना दी। तो क्या हो गया, वो जो पेड़ थे वो पेड़ क्या होंगे, कुछ टाइम में सड़ेंगे, गलेंगे, फिर क्या करेंगे, वो मीथेन गैस उत्सर्जित करेंगे जो मृत और सड़ने वाली वनस्पतियों से निकलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम देखने वाले, देखो लाल पे लाल ना मिक्स हो गया है। अब हम देखने वाले भूमि क्षरण, भूमि का हर्ट्स यानी नुकसान और पानी की कमी। ठीक है,
खनन गतिविधियों से सतह और भूजल आपूर्ति में कमी आती है। जो खनन गतिविधियां हैं उनके उसका होता है सतह और भूजल आपूर्ति की कमी होती है, क्योंकि परस्पर यानी अलग करना, ठीक है, परस्करण चरण के दौरान पानी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। पानी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है जिससे भूजल की कमी होती है। भूजल निकालने से धाराओं और नदियों को नुकसान होता है। जो भूजल हम निकालते हैं उसके निकालने से क्या होता है, धाराओं और नदियों का भी नुकसान होता है। खदानों को खनन के बाद खुला छोड़ देने से वाष्पीकरण के माध्यम से भूजल की हानि हो जाती है। मान लीजिए हमने कोई खनन कर लिया, ठीक है, जैसे कि खनन कर लिया, खनन करने के बाद क्या हुआ, उसको हमने वैसे ही छोड़ दिया, तो क्या हुआ, सूर्य की किरणें पड़ी, वहाँ पे जो पानी था, पानी क्या करेगी, वहाँ की मिट्टी को सुखाएगी। तो सूखेगी कैसे, जो पानी रहेगा वो प्रकाश में अवशोषित, प्रकाश में चले जाएगा वाष्प बन के, तो वहाँ की मिट्टी सूख जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, भूमि के अंदर जो है भूजल की हानि होगी या भूजल की कमी होगी, ठीक है, जिसके कारण भूमि बंजर हो सकती है या हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है, भूमि बंजर हो जाती है। जब नीचे पानी नहीं रहेगा तो ऊपर जड़ें कितनी खींचेंगी, है कि नहीं है। तो ये भी समझ में आया। भूमि क्षरण पानी की कमी से पता समझ में आया क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं गाद। ये गाद क्या होता है, ठीक है, एक मैं आपको पहले बता दूं कि गाद होता क्या है। देखो मान लो ये बांध है, ठीक है, ये बांध है, अब बीच में ये नदी बह रही है, क्या बह रही है, नदी बह रही है। तो जब नदी बह रही है तो जाहिर सी बात है नदी बहुत दूर से आ रही है, तो अब मैं यहीं से मान लेता हूँ यहाँ पे जैसे कुछ है, मिट्टी विट्टी है, पत्थर वत्थर है, उससे पानी टकरा टकरा के क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा वो पत्थर जो पूरी तरह से हट जाएगा। तो वो जो पत्थर जो पानी के कट के लेके जा रहा है, वो बहता हुआ जो जा रहा है नीचे, और जो जमीन के नीचे बैठता है वही हमारा गाद कहलाता है, जो कि उपजाऊ भूमि का निर्माण करता है, ठीक है। इसको बाकी मैं पढ़ूंगा तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बहता पानी छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े को अपने साथ ले जाता है, जैसे मैंने बताया। वह नदी तल के किनारों और तली से रगड़ खाते हैं। नदी के तल से यानी जो नदी के किनारे होते हैं उनसे, और जमीन के नीचे से रगड़ा खाते हैं यानी रगड़ते हैं, जिससे और अधिक चट्टानें टूट जाती है, जिससे और अधिक वो टूट जाते हैं। कण एक दूसरे से, जो कण होते हैं वो कण एक दूसरे से टकराते हैं और फिर छोटे छोटे हो जाते हैं और भी ज़्यादा टूट जाते हैं, जब तक कि वह गाद के आकार ना ले, जब तक वो धूल का आकार ना ले ले, गाद जैसे जो जमीन पर बैठने लायक ना बन जाए, ठीक है। तलछट धीरे धीरे जलाशय में जमा हो जाता है। फिर वो क्या होता है, गाद से क्या बन जाता है, तलछट होता है, वो धीरे धीरे कहाँ कहाँ चले जाता है, जलाशय में जमा हो जाता है नीचे। बांध की पानी को स्टोर करने की क्षमता को कम कर देता है। फिर क्या करता है, जो बांध का जो पानी है, जो तलछट होता है, तलछट नहीं होगा यहाँ पे, तलछट होगा, ठीक है। जो तेल जैसे जो पदार्थ, जो रसायन पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, देखो गाद का हमारा उतना ही था, गाद को तलछट नहीं कहते। गाद का काम बस यही होता है, वो उपजाऊ भूमि जैसा भी काम करता है, जो कि जब पानी बहती है ना, तो पानी अपने साथ क्या करती है, पत्थरों काटते हुए ले जाती है, जो कि वो तब तक उसको टकराती है, अपने साथ लेके जाती है जब तक कि वो जमीन के नीचे बैठ ना जाए, एक गाद का रूप ना ले ले, ठीक। उसका आता है हमारा तलछट, ठीक है। तलछट जो है धीरे धीरे जलाशय में जमा हो जाता है, जहाँ की पानी को स्टोर करने की जो बांध होता है, बांध की क्षमता खत्म हो जाती है पानी को स्टोर करने की, ठीक है। गाद से भरा पानी भी टरबाइन और अन्य बांध घटकों के संघर्ष का कारण बन जाता है। जो गाद होता है, जो मतलब गाढ़ा पानी हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या कीचड़नुमा पानी हो जाता है वो, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बांध है उसको पानी रोकने की क्षमता कम हो जाती है, स्टोर करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि देखो मान लो पत्थर है, पहले पहले इतना गड्ढा था, ठीक है, अब इसमें कट कट के इतना भर गया, तो इतना तो भाई अब शेष आ गया, इसमें गाद आ गया, तलछट आ गया, पत्थर वगैरह आ गए, जमाव आ गया, तो पानी अब कितने में रहेगा, इतने में रहेगा, है ना, इतने में ही रहेगा। तो इसी तरीके से उसकी जो है पानी की स्टोर करने की क्षमता कम कर देता है। और क्या है, जब टरबाइन वगैरह रहेगी, तो टरबाइन और अन्य जब पानी गाढ़ा रहेगा कीचड़ नुमा जैसा, तो क्या उसको मेहनत लगी चलने में, संघर्ष का कारण बन जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार है, समझ में आ गया होगा। जिससे पानी की बिजली उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। जब पानी में मिट्टी मिल जाती है, गाद कीचड़नुमा हो जाता है, तो क्या होता है, उसकी बिजली उत्पादन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता हानि का प्रभाव। पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता यानी कि जो जीवित विविधताएं हैं उनमें हानि क्या प्रभाव पड़ा है,
खनन और बांध दोनों के परिणाम स्वरूप वनों की कटाई होती है। खनन करो या बांध बनाओ, दोनों से ही वनों की कटाई होती है, जिससे विनाश जिससे निवास स्थान का नुकसान होता है, जिससे निवास स्थान का नुकसान होता है। देखो बांध बनेगा तो ना वो मनुष्य के लायक बच गया, ना ही जानवरों के लायक बच गया। और खनन होगा तो वो तो ना मनुष्य के लिए बचेगा, ना वो भी जानवर के लिए बचेगा, क्योंकि खनन होगा वहाँ पे औद्योगिक और रसायन वगैरह यूज होंगे, और बहुत सारी जहरीली गैसें भी होंगी। उस वजह से वहाँ पे रहना, उसके आसपास रहना भी बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण आवास विखंडन होगा। जिसके कारण क्या होगा, आवास विखंडन होगा लोगों का। मान लो जैसे भाई ये नदी बह रही है, मैं यहाँ बांध बनाऊंगा, मान लो ये बांध बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो मैं बांध ये वाला बना रहा हूँ, तो इस बीच में जिसका घर आएगा उसके घर को तो मुझे हटाना पड़ेगा, तो उसका क्या होगा, जो निवास स्थान है वो भी विखंडन हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले जैव विविधता प्रभावित होंगे। जो उस क्षेत्र में रह रहे होंगे, उस गाँव में रह रहे होंगे, तो वो क्या होगा, वो प्रभावित होंगे, उनको स्थानांतरित होना पड़ेगा उस जगह से दूसरी, जहाँ उनका आजीविका का एक जीवन जीने का एक उनका सब कुछ बन चुका था, एक उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया था, रहने का, खाने का, पीने का, काम का, हर चीज का उन्होंने वहां जुगाड़ कर लिया था। अब उन्हें क्या करना, दूसरी जगह जाकर के फिर उसको बनाना पड़ेगा, है ना। बांध स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बड़े क्षेत्र को जलमग्न कर देते हैं, जहां जल से बनते हैं, जहां जल से बनते हैं। ठीक है, ये पता नहीं क्या है, इसको मारो गोली, बाकी आप इतना ही जान लो, बांध स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बड़े क्षेत्र को जलमग्न कर देते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय और स्वदेशी समुदायों का विस्थापन। स्थानीय और विदेशी स्थानीय और स्वदेशी समुदायों का विस्थापन, यानी एक जगह से दूसरी ओर विस्थापित होना, अलग जगह छोड़ करके जाना। ठीक है, तो देखो, स्थानीय और स्वदेशी समुदाय का विस्थापन बड़े पैमाने पर खानों और बांध निर्माण के कारण होने वाली सबसे बड़ी सामाजिक समस्याओं में से एक है। स्थानीय और समुदायों का विस्थापन जो है बड़े पैमाने पर खानों और बांध का जब निर्माण होता है तब होता है, और यह जो है एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। यह उन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय और स्वदेशी समुदायों को प्रभावित करती है। जो खनन का कार्य होता है, बांध का निर्माण होता है, तो वो क्या करती है, वो उस क्षेत्र में रहने वाले जो समुदाय है उनको क्या करती है, प्रभावित करती है। यह कमजोर समुदाय अन्याय के शिकार हो जाती है। जो कमजोर, देखो अब जो जंगल वगैरह के एरिया में ले रहे हैं, तो वो क्या कमजोर ही है, एक तरह से गरीब तबके के लोग हैं, तो उन लोगों को वो क्या होते हैं, वो इसके शिकार हो जाते हैं, अन्याय के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनका पुनर्वास नहीं किया जाता, क्योंकि उनको दोबारा जैसे कि सरकार हमारी करती है, क्या करती है, वो अगर प्राइवेट जमीन है जो लड़ सकता है अपने हक के लिए, तो उसको क्या करती है, अगर वो यहाँ पे जमीन ले रही है उसको फ्लाईओवर के लिए या फिर हाईवे के लिए, तो उसको इस जमीन के बदले दूसरी जगह जमीन दी जाएगी। बट इन लोगों के साथ पुनर्वासन नहीं किया जाता है, पूर्ण आवास नहीं दिया जाता है, इन्हें खुद ढूंढना पड़ता है, खुद अपनी आजीविका बनानी पड़ती है, और उन्हें उचित तरीके से मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। उचित तरीके से क्या नहीं दिया जाता है, मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। वह उन क्षेत्रों से विस्थापित हो जाते हैं जहां वे लंबे समय से निवास कर रहे थे। ये उन क्षेत्रों से विस्थापित हो जाते हैं जहां वे बहुत ही लंबे समय से रह रहे थे। ठीक है, परिवारों ने आजीविका के अपने पारंपरिक तरीकों को खो दिया। वहां के जो परिवार थे उन्होंने क्या किया, अपने रहने की आजीविका को पारंपरिक रूप से खो दिया है, क्योंकि उनका स्थानांतरित कर दिया गया है। क्योंकि उनको क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, नहीं एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक मुद्दे। क्या पढ़ेंगे, स्वास्थ्य समस्याएं, हमें स्वास्थ्य से जुड़ी कैसी समस्याएं होती हैं। देखो, स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक मुद्दे। खानों में काम करने वाले लोगों का खनन कार्यों पर भारी स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। जो लोग खानों में काम करते हैं उनको क्या है कि स्वास्थ्य में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खानों से क्या होती है, जहरीली गैसें निकलती है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभार तो मरने का भी खतरा रहता है। कोयले की खान वगैरह में देखा होगा आपने, न्यूज़ वगैरह आती रहती है, 4 लोग दब के मर गए, क्योंकि उसमें गिर जाता है, पहाड़ गिर जाते हैं, मिट्टी उसको क्या कहते हैं, धंसना, हाँ धंसना गिर जाता है, मिट्टी बह जाती है, जिस वजह से क्या होता है, वहाँ पर मौत का खतरा हमेशा बना रहता है। ठीक है,
प्लस जो लोग ऐसे खानों में काम करते हैं उनको जरूर कोई ना कोई हृदय या फिर अस्थमा जैसी बीमारी होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, मास्क का यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि नीचे ज़मीन के नीचे काम करना पड़ता है, खानों में काम करना पड़ता है, तो क्या होता है उन लोगों को ऑक्सीजन वैसे ही कम मिलता है और उन्हें अब मास्क लगा लेंगे तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो कि फेफड़ों पर प्रभाव पड़ेगा। तो वो बिना ऐसी ओपन माउथ काम करते हैं, तो क्या होता है कि जो धूल जहरीली गैसें उड़ती है वो उनके अंदर जाती हैं और श्वास जैसी परेशानियां उपलब्ध करती उन्हें प्राप्त करवा देती हैं। ठीक है, वह लगातार खानों से निकलने वाली जहरीली धुएं, कचरा और जहरीले गैसों के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, कई देशों में खदान कर्मियों के पास उचित सुरक्षा उपकरण भी नहीं है। कई देश ऐसे जहां पर जो खदान में जो काम करने वाले जो कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनके पास अपनी उचित जो भी मतलब जो चीज़ें उनको चाहिए सुरक्षा के लिए उपकरण, वो भी उपलब्ध नहीं है। वह दैन्य परिस्थितियों में काम करते, भाई पेट है, पेट को पालने के लिए तो बहुत ही बुरी हालत में लोगों को खानों में काम करना पड़ता है। ठीक है, खानों में घातक दुर्घटनाएं भी आम बात है। खानों में घातक दुर्घटनाएं भी आम बात है। खानों और बांध के कारण होने वाले प्रदूषण से आसपास के गांव और कस्बों में रहने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं। खान और बांध से जो भी प्रदूषण होता है उससे जो भी उसके आसपास रहने वाले जो गांव हैं, कस्बे हैं, लोग हैं, बस्ती बसी हुई है, उन सभी लोगों को भी उसका प्रभाव पड़ता है या प्रभावित होते हैं। ठीक है, स्थानीय लोगों को अन्य क्षेत्रों से पलायन करने वाले लोगों की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। मान लो जैसे मैं ये नदी बह रही है, मैंने यहाँ पे क्या किया, बांध बनाया, तो यहाँ पर जैसे 2 गांव आ गए, तो ये 2 गांव आ गए तो ये अब बांध बन गया तो इनको हटाना पड़ा। ये हट के कहाँ जाएंगे, जहाँ कहीं गांव बसा हुआ वहीं तो जाएंगे, क्योंकि भाई अब जंगल में जाके तो बस नहीं जाएंगे, वहां पे फिर सब्जी लेने कौन आएगा, ओ सॉरी सब्जी देने कौन आएगा, दुकान पे कौन आएगा, दूध कौन आएगा लेने आएगा, तो वो सभी चीजें क्या है इन लोगों को सोचनी पड़ती, तो दूसरे गांव में चले जाते जहाँ पे एक गांव बसा हुआ हो, एक गांव बसा हुआ हो। तो जब ये दोनों गांव के लोग उस गांव में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, बेरोजगारी आएगी। ठीक है, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, स्थानीय जो रहने निवास भूमि है वो भी कम पड़ेगी, है कि नहीं है। तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि देखो बेरोजगारी आएगी, अपराधों में वृद्धि होगी। जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, अपराध करेंगे, चोरी डकैती, है ना। संसाधनों की कमी होगी, क्या होगी, संसाधनों की कमी होगी आदि जैसे मुद्दे कारण सामाजिक अस्थिरता को बढ़ावा देता है। ये सभी मुद्दे जो हैं, ये सभी कारण जो है क्या रहता है, सामाजिक अस्थिरता यानी अस्थिर कर देता है हमारे समाज को। ठीक है, ये समझ में आ गया। बहुत ही अच्छे टॉपिक थे, ये मज़ा आया पढ़ के, मुझे भी बहुत मज़ा आया पढ़ाने में। देखो ज़्यादा कुछ हार्ड टॉपिक नहीं थे। यहाँ से खनन और बांध निर्माण के प्रभाव पड़े। सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या पड़ा, खनन और वनों की कटाई के प्रमुख प्रभाव। ठीक है, हमें उससे जो खनन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, उससे क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद प्रदूषण पड़ा, प्रदूषण से क्या क्या पड़ा। उसके बाद हमने पढ़ा भूमि क्षरण यानी भूमि की जो नुकसान है उससे क्या हो रहा है, हमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। उसके बाद घात के बारे में पढ़ा। फिर हमने पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का हानि पढ़ा। उसके बाद हमने और भी कई सारे टॉपिक पढ़े जो कि हमने काफ़ी अच्छे से किया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के कदम। भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए कदम। तो देखो वनीकरण यानी वृक्ष रोपण भूमि क्षरण, मिट्टी का कटाव और मरुस्थलीकरण के मुद्दे को दूर करने की सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। यानी वृक्षों को रोकना क्या है, ये मिट्टी के कटाव को रोकना, वृक्ष रोपना, ये एक मिट्टी के कटाव को, मिट्टी को अपरदित होने से बचाने का एक महत्वपूर्ण क्या कहते हैं तरीका है। ठीक है, वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में हवा से प्रदूषण और धूल को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग को कम करके किया जा सकता है। देखो जहाँ पे वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे वनों की कटाई होती है उन क्षेत्रों में हवा में जो प्रदूषण होता है उन प्रदूषण को और धूल को अवशोषित करने के लिए क्या होगा, पेड़ लगाने होंगे। पेड़ लगाने से क्या होगा, ये सभी चीज़ें क्या होगी, हवा से जो प्रदूषण है उसको खींच लेगा, धूल खींच लेगी, अपनी ओर आकर्षित कर लेगी और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करेगी। प्राकृतिक आवास और पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना क्या होगी, प्राकृतिक आवास यानी कि रहने के लिए जगह बन जाएगी और पारिस्थितिक तंत्र की स्थापना होगी। इमारती लकड़ी और गैर इमारती वन उत्पाद मानवों को प्राप्त होने लगेंगे। ठीक है,
अच्छी गुणवत्ता वाले। वहाँ प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में एक आवश्यक भूमिका निभाएगी। जब हम वनीकरण करेंगे या फिर वृक्ष रोपण करेंगे तो क्या होगा, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके प्रभाव को भी कम कर देगा। ठीक है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, टाइम टू टाइम वर्षा होती रहेगी, भूकंप वगैरह कम आएगा, बाढ़ वगैरह नहीं आएंगी, है ना। हर चीज क्या है, एक स्थिर हो जाएगी। ठीक है। वन प्रबंधन, नेक्स्ट टॉपिक है वन प्रबंधन। हमारे मौजूदा वनों को विकास परियोजनाओं के नाम पर बलिदान करने के बजाय एक बुद्धिमान और टिकाऊ तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर जो वनों को जो काटा जा रहा है विकास के नाम पर, विकास कह रहे कि विकास होगा और वनों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, तो इसके बजाय क्या करे वो लोग, बुद्धिमानी और टिकाऊ तरीके से प्रबंधित करें कि इसको इस तरीके से करें कि वन भी बच जाए और काम भी हो जाए, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वही वाला काम करना है। ठीक है। जैसे कि अगर आप दिल्ली क्षेत्र में, दिल्ली एरिया में जाते हो तो आपने देखा होगा मेट्रो के जो पिलर है ना, पिलर के ऊपर में उन्होंने सर्कल में लगा रखे हैं बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। तो वो सब क्या है, वो एक बहुत अच्छा है जो कि रोड की जो धूल मिट्टी है उसको खींचती रहेगी अपने अंदर। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसे सभी लोग करें तो बहुत अच्छी बात है। दुनिया भर की सरकारों को मौजूदा वनों की रक्षा के लिए नियम और नीतियों को लागू करना चाहिए। वनीकरण और पूर्ण नवीकरण के माध्यम से वन आवरण में वृद्धि सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यानी दोबारा से जो पूर्ण वनीकरण किया जाना चाहिए। उनके मध्य जो वृद्धि है उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि इतने टाइम पे इतनी वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि अभी कह रहे हैं कि 2026-25 में 6G लॉन्च हो जाएगा, तो उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, इनके लिए भी सोचना चाहिए, है ना। मौजूदा वनों को अवैध कटाई, जो मौजूद वन है जो अभी हमारे मौजूद है उनको अवैध यानी गलत तरीके से कटाई, आक्रामक प्रजातियां हैं, बीमारियां और अति उपयोग के खतरे से बचाना सरकार और नागरिक की जिम्मेदारी है। जो भी अवैध यानी गलत तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, ब्लैक मार्केट में सेल हो रही है, प्रजातियां बहुत सारी आ चुकी है जो बीमार पड़ रही हैं, अति उपयोग यानी जो जंगल है उनका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, पेजिस का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, देखते हो आप लोग कितना ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी को हमारा भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इनको बचाएं, नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, अब देखते हैं खेती के तरीके। क्या पढ़ेंगे अब, खेती के तरीके। देखो, कीटनाशकों और उर्वरकों और अत्यधिक सिंचाई के उपयोग को कम करने के लिए खेती के नए तरीकों को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है। यानी कि कीटनाशकों और उर्वरकों और अत्यधिक सिंचाई के उपयोग को कम करने के लिए एक नए तरीके को लगातार विकसित करने की आवश्यकता है, यानी एक नया तरीका लाना जरूरी है जिससे कि इन सभी चीजों में रोकथाम हो सके। ठीक है, मिश्रित खेती क्या होनी चाहिए, मिश्रित खेती, जैविक खेती, चावल, मछली पालन, नैनो उर्वरकों का विकास, पानी के संरक्षण के लिए सिंचाई तकनीक में सुधार, मल्च और खाद का उपयोग, मल्च यानी कि जो गाय का जो गोबर वगैरह होता है उनका उपयोग, और जंगली किस्मों के बीजों का उपयोग करने के आवश्यकता है हमें। देखो, हम जो जंगली पौधे उगाएंगे ना, घास वास उगाएंगे, फिर क्या करेंगे, एक जब हमें फसल बोना होगा तो उस खेत की जुताई कर देंगे, तो वो फसलें क्या होगी, मिट्टी में मिल जाएंगी, मग्न हो जाएंगी उसमें। तो क्या होगा कि वो मिट्टी सड़ के क्या होगी, खाद का निर्माण कर देगी, जिससे कि हमारी फसल भी अच्छी होगी। और ये उर्वरक और कीटनाशकों के जो उपयोग कर रहे हैं इन सभी की वजह से भूमि का जो उर्वरता शक्ति जो कम हो रही है वो उसमें वृद्धि करेगी। ठीक है, इन सभी का उपयोग मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है। इन सभी का उपयोग क्या है, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है, और कृषि उत्पादन में भी सुधार हो सकता है या किया जा सकता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया, हमने क्या पढ़ा, खेती के तरीके पढ़ लिए, वन प्रबंधन पढ़ लिया यानी वनों का किस तरीके से प्रबंधन किया जाना चाहिए, भूमि संसाधनों के सतत प्रबंधन के विकास टॉपिक था हमारा। इसमें आया हमारा वनीकरण यानी वृक्ष रोपण यानी पुनः वृक्ष को रोपना। ठीक है, उसके बाद हमने इसी के अंदर हमने कई सारे टॉपिक पढ़े। तो आज की वीडियो जो है आया पढ़ के आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आज की वीडियो का एंड हम यही करते हैं, पार्ट 2 यानी कि ये जो चैप्टर नंबर 5 था ये आज हमारा यहीं खत्म हो गया है। और अगर आप लोगों को वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को
क्लियर करें। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जितने भी आने वाली न्यू वीडियोज़ है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।